नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसकी खून सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान एक पीआईएल को खारिज कहकर डिसमिस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ये गूंज एक बड़े डिस्प्यूट का क्लियर मैसेज दे रही है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और हमारे फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर एक राइटर के नाम पर इतनी बहस क्यों हो रही है। आइए इस विवाद को डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत से। कौन है बानू मुश्ताक और ये विवाद कहाँ से शुरू होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बानू मुश्ताक को अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 में फॉर हर बुक हार्ट लैम्प। ये विवाद बेसिकली कन्नड़ राइटर बानू मुश्ताक से रिलेटेड है। वो कर्नाटका की एक जानी मानी राइटर है और साथ ही साथ वकील भी है। अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, विमेन और डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए आवाज उठाती रही है। अब अगर उनके वर्ड्स की बात करें, उनके वर्ड्स और उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो हार्ट लैम्प की अंदर शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें ऑर्डिनरी लाइफ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल्स के बारे में लिखा गया है। ये अवार्ड जीतकर उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि वो पहली इंडियन कन्नड़ राइटर हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल सम्मान जीता है। अब अगर बानू मुश्ताक की पहचान की बात करें तो वो एक प्रोग्रेसिव राइटर है और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की रही है। एक प्रोग्रेसिव राइटर और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह उनकी पहचान रही है, जो सिर्फ लिटरेचर ही नहीं लिखती बल्कि सोसाइटी के क्वेश्चंस पर भी क्लियर स्टैंड लेती है। अगर उनकी इमेज की बात करें तो उनकी इमेज अक्सर कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही है क्योंकि वो लगातार सत्ता, दैट इज पावर, और परंपरा, दैट इज ट्रेडिशंस पर सवाल उठाती रही है। उनके समर्थक, दैट इज उनके सपोर्टर्स, उन्हें जस्टिस और इक्वालिटी की आवाज मानते हैं, जबकि उनके ओपोनेंट्स जो हैं उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट और लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल देखते हैं। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले वायर मंथन योर लॉर्डशिप्स का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया आप लोगों के लिए वायर मंथन का एक कोर्स। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जुडिशियल सर्विसेज और लॉ एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए। कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस वीकली और मंथली मिलेगी। मंथली टेस्ट सीरीज के साथ में भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। 3 साल का फुल कोर्स एक्सेस है, साथ ही साथ 2 साल के लिए एक्स्ट्रा आपको एक्सेस भी ग्रांट किया जा रहा है। 1-on-1 वीडियो कॉल मेंटोरशिप है। बुक्स भी आपके दो स्टेप तक अवेलेबल करवाई जाएगी। फीस की बात करूं तो नॉर्मली 75,000 फीस है, अभी सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप कूपन कोड AKS20 यूज करते हो तो फीस घटकर सिर्फ 33,000 मतलब 800 पर मंथ से भी कम रह जाती है। और इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। गारंटी है कि जुडिशरी एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब एनरोलमेंट का प्रोसेस समझ लेते हैं। एनरोल करना बहुत ईजी है। योर लॉर्डशिप्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां वायर मंथन को चूज करिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए। सो यू मस्ट ज्वाइन वायर मंथन टुडे ओनली। ये सारा विवाद अब कैसे शुरू होता है देखते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि ये विवाद जो है बेसिकली कर्नाटका सरकार ने उन्हें फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल के इनॉग्रेशन का न्योता दिया था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ने इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए पीआईएल्स फाइल कर दी। उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि जो दशहरा जो है वो ट्रेडिशनली रिलीजियस रिचुअल्स के साथ में एसोसिएटेड है। ये रिलीजियस रिचुअल से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है और ऐसे में किसी नॉन हिंदू से इसका इनॉग्रेशन कराना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। जब ये मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने तुरंत पिटीशन को खारिज कर दिया। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने तुरंत इस पिटीशन को खारिज कर दिया और ये कहा कि दशहरा जो है इट इज नॉट मियरली रिलीजियस, इट इज नॉट मियरली रिलीजियस बट अ कल्चरल एज वेल एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल। तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो इनवाइट कर सकती है किसी भी सिटीजन को हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। तो मेजर क्या है इसके अंदर फीचर, हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, वो किसी को भी इनवाइट कर सकती है गवर्नमेंट। अब आइए देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन फाइल की गई तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी यही था। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी पिटीशन और अपहेल कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को। सो इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी
और यही कहा, खारिज खारिज खारिज। कोर्ट ने हार्ड वर्ड्स में ये कह दिया कि बार बार ये ऐसा इशू अगर आप लेकर आते हैं तो ये न्यायालय का समय बर्बाद करने जैसा है। यू आर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम। कोर्ट का ये रुख साफ सिग्नल देता है कि कानून की दृष्टि से, अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये विवाद का विषय ही नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ऐसे फैसलों से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सामने आता है कि स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये आता है कि स्टेट द्वारा जो भी ऑर्गेनाइज किए हुए कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इन कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर धर्म की बाधा या रिलीजियस बैरियर्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर है, जिसका मतलब है कि स्टेट को किसी भी रिलीजन का ना तो पक्षपात लेना चाहिए और ना ही विरोधी होना चाहिए। तो जुडिशरी का मैसेज क्लियर है कि वो धार्मिक भावनाओं के आधार पर सार्वजनिक नीति तय करने की इजाजत नहीं देगा। इट विल नॉट परमिट पब्लिक पॉलिसी टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन रिलीजियस सेंटिमेंट्स। सो ये केस इस सवाल को उठाता है कि क्या त्योहार सिर्फ रिलीजियस राइट है या कल्चरल हेरिटेज भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या त्योहार सिर्फ रिलीजियस राइट है या कल्चरल हेरिटेज भी है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जब कोई फेस्टिवल स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है तो उसमें डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष के तौर पर बानो मुश्ताक का विवाद सिर्फ और सिर्फ एक नाम का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परीक्षा भी है। इट इज अ टेस्ट ऑफ इंडियाज सेक्युलर डेमोक्रेसी। इस कंट्रोवर्सी से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आते हैं। पहला, कल्चरल हेरिटेज को डिफाइन करना। कल्चरल हेरिटेज को यहाँ डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए, रिलीजियस व्यूज के लिए नहीं है, यहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी का भी उत्सव माना गया है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या भूमिका है। जुडिशरी ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को देखते हुए कहा है कि सिटीजन को उसके रिलीजन की वजह से पब्लिक लाइफ से आप बाहर करने की इजाजत नहीं है। और तीसरी बात, समाज की दिशा किस तरफ जा रही है। लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी की सोच को अगर हम देखें तो ये भारत की ताकत है। इतनी डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। आखिर में अदालत का संदेश सिर्फ एक ही है कि भारत की असली जीत धर्म की नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की है।